ऑल राइट, सो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन एकेडमी में। तो आज के वीडियो में हम बिल्कुल एनर्जी के साथ शुरू करने वाले हैं हमारा नया वीडियो, मतलब नया टॉपिक। ठीक है, तो नए टॉपिक का नाम क्या है हमारा? नया टॉपिक है स्पेस प्लानिंग बेसिक्स। हमने इसके पहले हमारी सीरीज चल रही है मास्टरी इन इंटीरियर डिजाइनिंग सीरीज, जिसमें कि हमने पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। फिर हमने पढ़ा था उसमें इंट्रोडक्शन। फिर हमने पढ़ा था उसमें हिस्ट्री ऑफ इंटीरियर डिजाइनिंग। फिर हमने पढ़ा था एलिमेंट्स ऑफ इंटीरियर डिजाइन। फिर पढ़ा था कलर थ्योरी। तो इतना हमने पढ़ चुका है। अब हम देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, स्पेस प्लानिंग एंड इंटीरियर डिजाइनिंग। ये कोर स्किल होती है इंटीरियर डिजाइनर के लिए। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले जानते हैं नो योर इंस्ट्रक्टर, यानी मेरे बारे में जान लो कि मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ। मेरा नाम श्रेयन जसवाले, मेरा प्रोफेशन है सिविल इंजीनियर और मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस 2 साल का है और इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस मुझे 3 साल का है। और मैं जहाँ जॉब करता हूँ, मैंने आपको पहले बताया कि वो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, और मैं फ्रीलैंसिंग भी काम करता हूँ और एक कंपनी या एक इंस्टीट्यूट या जो भी बोल लो उस जगह पर भी मैं काम करता हूँ। ब्रिजिंग द सिंथेसिस गैप। ब्रिजिंग द सिंथेसिस गैप, इसका मतलब क्या होता है समझते हैं। देखो, स्ट्रेटेजिक अरेंजमेंट ऑफ इंटीरियर डिजाइनिंग स्पेसेस ट्रांसफॉर्मिंग नीड इनटू अ सिंथेसाइज फिजिकल लेआउट। क्या होता है? चाओस को ऑर्डर में जमा देना। ठीक है, ये आपका कहीं भी कुछ भी आपके पास सारा एलिमेंट्स रखा हुआ है, सारा मतलब फर्नीचर है, सब कुछ है, उसको आपने प्रॉपरली अरेंज करके दिया, उसी को क्या बोलेंगे? एक सिंथेसाइज गैप को कम करना या उसके बीच में ब्रिज बनाना। गोल क्या है? बैलेंसिंग एस्थेटिक विजन विद ह्यूमन फंक्शनैलिटी। एस्थेटिक विजन को ह्यूमन फंक्शनैलिटी के साथ में बैलेंस करना। रिजल्ट क्या है? इफिशिएंट यूज ऑफ स्पेस। इससे क्या पता चलेगा कि स्पेस का इफिशिएंट यूज होगा, साइकोलॉजिकल कंफर्ट मिलेगा और सीमलेस हमें क्या होगा? मूवमेंट होगा। हमें क्या? सीमलेस मूवमेंट होगा। ठीक है। एंथ्रोपोमेट्री, एंथ्रोपोमेट्री द ह्यूमन स्केल। एंथ्रोपोमेट्री मतलब ह्यूमन की इसका स्टडी करना। ठीक है। एंथ्रोपोमेट्री का मतलब होता है कि ह्यूमन की ट्रिग्नोमेट्री को क्या करना? स्टडी करना, जैसे कि हाइट, वेट, शेप, इन सब की स्टडी को क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोमेट्री। स्टडी ऑफ ह्यूमन फिजिकल प्रॉपर्टीज या उसको मेजर करना, ह्यूमन की फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर करना। मैन इज द मेजर पर्पस ऑफ ऑल डिजाइन, स्पेस मस्ट अडॉप्ट टू द बॉडी नॉट वाइस वर्सा। मतलब कि स्पेस बॉडी को अडॉप्ट करना चाहिए, बॉडी स्पेस को अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है। एक आदमी अगर खड़ा है तो वो कितना होगा? 2.1 मीटर का होगा। अगर अप्रोक्स बोल दें कि एक आदमी अगर खड़ा हुआ है तो वो कितना लंबा होगा? एवरेज इंडियन हाइट के हिसाब से वो रीच करेगा 2.1 मीटर रीच करेगा। देखते हैं, आपको बताते हैं 2.1 मीटर मतलब कितना फीट में कितना होगा। आप देखो, मेनली फीट में आपको जल्दी समझ में आएगा। तो अप्रोक्स कितना हो गया? 2.1 मीटर समथिंग समथिंग 6 फीट 10 इंच हो गया। मतलब ये मैक्सिमम हाइट होगी इंसान की, 6 फीट 10 इंच तक वो
रीच उसकी जा सकती है। अगर मैं हूं तो मेरी हाइट अगर है 5 फुट 8 इंची, ये मेरी हाइट है, जो कि एक्चुअल में मेरी इतनी ही हाइट है, तो क्या होगा कि मेरी जो रीच जा सकती है, यानी मैं मेरा हाथ ऊपर कर सकता हूं, तो मैं कितना ऊपर जा सकता हूं? मैक्सिमम 2 मीटर, यानी 6 फीट 7 इंच, 6 फीट 10 इंच तक। 2.1 मीटर मतलब 6 फीट 10 इंच हो गया, या 6.5 फीट से लेकर के 6 फीट 10 इंच तक मेरी हाइट हाथ जा सकता है। अलग अलग बॉडी टाइप के हिसाब से, मतलब किसी का हाथ लंबा होता है, किसी का हाथ थोड़ा सा छोटा होगा, कुछ फर्क होगा अलग अलग बॉडी के हिसाब से। तो क्या है कि अगर कोई 6 फीट का है तो उसका 6 फीट 6.5 फीट तक हाइट जा सकती है, हाथ जा सकता है, या तो फिर उसका 6 फीट 10 इंच तक क्या होगा, उसकी बॉडी की रीच जा सकती है। ये यहाँ पर समझा दिया मैंने आपको। उसके बाद ये जो शोल्डर हाइट होती है वो यहाँ तक जा सकती है, 1 फीट, जो हाइट होती है 1.8 मीटर तक जा सकती है। सिटिंग हाइट जा सकती है 1.4 मीटर तक। आई लेवल आएगा 1.6 मीटर पर। सीटिंग हाइट मेरी यहां तक होगी, यहां पे मेरी क्या होगी, सीटिंग हाइट होगी यहां तक। तो ये क्या है कि थोड़ा हमने एआई से जनरेट करवाया है, तो थोड़ा सा भाई देखना भूल गए, ये 1.4 मीटर यहां तक आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। 1.4 मीटर यहाँ पे आएगा, ठीक है। और 1.6 मीटर तक मेरा आई लेवल जा सकता है, ठीक है। स्टैंडिंग हाइट रीच, और ये यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, ये आप पढ़ लेना। आई लेवल पे डिटरमाइन, सी लेवल की हाइट डिटरमाइन करते हैं आई लेवल पर, ठीक है। टीवी हाइट, प्लेसमेंट, ये सब साइटनेस, सब चीजें आप आई लेवल पे देंगे, जो कि अप्रोक्स 1.6 मीटर तक हमको देने की कोशिश करना चाहिए। अगर आपके क्लाइंट की हाइट छोटी है तो उसके हिसाब से आप डिजाइन में थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हो। प्रोक्सीमिक्स द फिजिकोलॉजी, द साइकोलॉजी ऑफ स्पेस। प्रोक्सीमिक्स द साइकोलॉजी ऑफ स्पेस। प्रोक्सीमिक्स का मतलब हिंदी में होता है, जो कि मुझे सटीक आंसर गूगल ने बता दिया, समीपीकरण। क्या होता है? समीपीकरण प्रोक्सीमिक्स का एक्चुअल मीनिंग गूगल ने जो बताया, मतलब प्रोक्सीमिक्स का मीनिंग तो ये होता है कि भाई उस चीज की स्टडी करना, कि किस चीज की स्टडी करना, स्पेस की स्टडी करना, पास वाली जो स्पेस होती है उसकी स्टडी करना को प्रोक्सीमिक्स बोलते हैं। और इसने हिंदी में जो इसका नाम बताया है वो मैं लिख देता हूं। समीप्यकी, सामीप्यकी, सामीप्यकी इसका मीनिंग होता है, मतलब निकटता, है ना। हिंदी में क्या होगा? निकटता। अब देखो, आपका घर होता है, आपके अलग अलग जोन होते हैं घर के अंदर, तो भी चीज आपकी लाइफ भी होगी, उसमें अलग अलग जोन होंगे। इंटीमेट जोन होगा कि भैया इंटीमेट जोन आपका होना चाहिए लेस देन 18 इंचेस। 18 इंच से ज्यादा होना चाहिए आपका इंटीमेट जोन, ठीक है। फिर आपका पर्सनल जोन होता है, जिसमें कि आपके गुड फ्रेंड्स और फैमिली से इंटरेक्शन कर सकते हो, वहां तक ले जा सकते हो, तो वो 1.5 फीट टू 4 फीट होता है। सोशल जोन में 4 फीट टू 12 फीट होता है। और पब्लिक जोन होता है 12 फीट के बाहर, 12 फीट से कम वाला जो एरिया, बाहर वाला एरिया, पब्लिक स्पीकिंग, लॉबी या ऑब्जर्वेशन एरिया कहलाता है। ठीक है, आपको समझ में आया?
अगर आपको समझ में नहीं आया तो धीरे धीरे आप जो सीरीज आगे बढ़ती जाएगी आपको सारी चीजें समझ में आती जाएगी। इसके बारे में आप थोड़ा स्टडी करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ट्रांसलेटिंग द ह्यूमन बॉडी टू द रूम, मतलब ह्यूमन बॉडी को रूम पे अब कैसे एक्सेसिबिलिटी या ट्रांसलेटेबिलिटी बता सकते हैं वो हम देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या है कि एक ह्यूमन खड़ा हुआ है, ये एक कोई भी एक काउंटर हो सकता है, इसको वैनिटी काउंटर मान सकते हो या किचन का प्लेटफॉर्म मान सकते हो, कुछ भी मान लो, है ना। मानने को इसको वैनिटी काउंटर मान लो या किचन का प्लेटफॉर्म मान लो। तो अगर मेरा इंसान खड़ा है तो उसका जो ये जो लेवल है, हाफ द पोर्शन होता है इंसान का, वहां पर क्या आना चाहिए, एक स्टैंडर्ड हाइट के हिसाब से हाफ पोर्शन मान लो। मान लो कि इंडिया में जो मैक्सिमम हाइट होती है 5.5 से लेकर 6 फीट के बीच में होती है, तो उसका हाफ पोर्शन पे क्या आना चाहिए, इसका जो लेवल है प्लेटफॉर्म का लेवल आ जाना चाहिए। कायदा तो यही बोलता है। ऑप्टिमल वर्क टॉप हाइट इज 850 to 950 mm अलाइन विद द कंफर्टेबल एल्बो बेंड, मतलब एल्बो का बेंड जो होता है, ये आपकी कोहनी होती है, कोहनी का बेंड जो होना चाहिए वो 60 to 90 डिग्री तक बेंड होना चाहिए। 90 to 60 डिग्री, मतलब ये 90 डिग्री बेंड हुआ, 60 डिग्री थोड़ा सा नीचे तक और नीचे तक बेंड होना चाहिए। वहां पर आपका एल्बो जहां तक बेंड हो रहा है वहां तक आपकी रीच, मतलब इसकी जो वर्क टॉप की हाइट है वहां तक जानी चाहिए। तो कायदे से क्या होता है कि ह्यूमन बॉडी ऐसी बनी हुई है कि अगर आप यहाँ पर आपकी कोहनी लेके आओगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। आपके कमर के पास में आपकी जो है एल्बो लेके जाओगे तो वो अप्रोक्सीमेटली, अगर किसी की बॉडी का स्ट्रक्चर बिल्कुल परफेक्ट है तो 90 डिग्री बन जाता है। वर्टिकल एक्टिविटी रेंज होनी चाहिए 400 से 1400 mm का, जोन वेयर 90% एक्टिविटी रीच ऑकर्स, 400 से 1400 mm के बीच में होना चाहिए। और फिर इसकी एक्सेसिबिलिटी ऐसी होना चाहिए कि भैया मेरे को पैर उठाना ना पड़े, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्टिमल वर्क टॉप हाइट 850 to 950 mm अलाइन टू कंफर्ट, वर्टिकल एक्टिविटी रेंज 400 से 1400, टो किक 100 mm recessed base at the floor to allow the use of stand flush against the counter, मतलब कि जो नीचे है उसके लिए टो किक के लिए क्या है, हमको थोड़ा सा इसको बचाना, इतना ऊपर रखना चाहिए, 100 mm ऊपर रखना चाहिए ताकि दरवाजे से हमें लगे ना, टो किक ना हो। जिसके की बॉटम कैबिनेट हम बनाते हैं, ताकि हमें लगे ना, या हमारा जो टेबल जो भी बॉटम कैबिनेट है वो थोड़ा सा उठ जाए। और उसके बहुत सारे रीजन होते हैं, आपको आगे डिजाइन करोगे तो आपको पता चलते जाएगा। बेसलाइन फर्नीचर डायमेंशन, बेसलाइन फर्नीचर डायमेंशन मतलब अगर 2 सीटर सोफा होगा तो अप्रोक्सीमेटली अलग अलग कंडीशन के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, पर अप्रोक्सीमेटली 1500 बाय 950 होगा। ये एक अप्रोक्स साइज है, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा हो सकता है अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से। किंग साइज बेड होता है 1930 बाय 1910 mm। डाइनिंग टेबल 6 पर्सन के लिए है तो 1500 बाय 900। स्टैंडर्ड डेस्क की जो हाइट होती है 750 mm होती है, और उसकी जो विड्थ होगी वो कितनी हो जाएगी, या लेंथ बोल लो 1500, तो 1500 बाय 750 ये एक बेस लाइन है फर्नीचर डायमेंशन का। इससे कम ज्यादा हमारे उपयोग के हिसाब से या कोई कंपनी के स्टैंडर्ड के हिसाब से हो सकता है। लिविंग एरिया, लिविंग एरिया कैसा होना चाहिए, सोफा प्लेसमेंट कहां होना चाहिए, एंकर्स द रूम पोजीशन विद इन द सोशल प्रॉक्सिमिक जोन 4 to 12 फीट अपार्ट फ्रॉम फॉर कन्वर्सेशन, ठीक है। जो आपको आगे बताया था उसमें ही क्या लिखा हुआ है कि उसका प्रॉक्सिमिक जोन होना, प्रॉक्सिमिक जोन के अंदर में होना चाहिए। अब जो इसका डिस्टेंस है, जो टेबल है, कॉफी टेबल है, उसके बीच में 400 से 450 mm का डिस्टेंस होना चाहिए। इतनी स्पेस आपको रखनी ही होगी। क्योंकि 3 लोग अगर बैठेंगे या 2 लोग बैठेंगे तो क्या होगा कि उनको निकलने के लिए इजीली स्पेस होना चाहिए। व्यूइंग डिस्टेंस जो होता है, डायरेक्टेड स्क्रीन साइज
सर्टेन टीवी सील्ड एट आई लेवल, मतलब ये जो है आई लेवल पर हमारी टीवी क्या होना चाहिए, प्लेस होना चाहिए, तभी आपको बिल्कुल सही से व्यू आपका दिखता है। ठीक है, समझ में आया आपको अच्छे से? आई लेवल क्या है? ह्यूमन का आई लेवल है 1.6 मीटर पर होता है आई लेवल। ठीक है, बेडरूम एरिया क्या होना चाहिए? मिनिमम क्लियरेंस बेड के दोनों तरफ कितना होना चाहिए? 600 से 750 mm का मिनिमम क्लियरेंस होना चाहिए कि भैया मैं दो जने सो रहे हैं, एक इधर से उठ जाए, एक उधर से उठ के जा सके। और ओरिएंटेशन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? बेड का पोर्शन यहाँ होना चाहिए जो कि जो हॉलवे से जो दिख रहा है वो चीज से क्या होना चाहिए, उस डायरेक्शन में अवॉइड करना है टू कंट्रोल द प्राइवेसी, प्राइवेसी को कंट्रोल करने के लिए। वार्डरोब का स्पेस में मिनिमम क्लियरेंस हमको 900 mm का क्लियरेंस चाहिए, ताकि उसका जो डोर है वो भी खुलेगा, मतलब जो शटर है वो भी खुलेगा उसका, और क्या होगा, हमको सामान एक्सेस भी करना है उसमें, तो उसके लिए 900 mm का डिस्टेंस बीच में होना जरूरी है। सर्कुलेशन स्पेस क्या होती है कि भाई कोई भी मैं एक्सेस करूं, पहले गेट से निकलूं और दूसरे गेट से मैं बाहर होता हूं, उसको सर्कुलेशन बोलेंगे। एयर सर्कुलेशन क्या होता है कि मेरे घर में अगर विंडो, एक रूम है मेरे, उसमें विंडो और डोर है, तो भैया विंडो से वो हवा आकर के डोर से निकल जाए, इसको एयर का सर्कुलेशन बोलेंगे पूरे रूम में होते हुए, या डोर से हवा आते हुए विंडो से बाहर निकल जाए, इसको क्या बोलेंगे? सर्कुलेशन, एयर सर्कुलेशन बोलेंगे। वैसा ही सर्कुलेशन क्या होता है, इंसान का भी होता है, द फ्लो ऑफ मूवमेंट, द फ्लो ऑफ मूवमेंट। डेडिकेटेड नेगेटिव स्पेस रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन मूवमेंट, एग्रेस एंड ऑपरेशन फ्लो, ऑपरेशनल फ्लो। तो एक नेगेटिव स्पेस यहाँ पर रिक्वायर्ड होती है ह्यूमन के लिए। ठीक है, इसमें क्या होता है कि भाई आराम से मूव करके मैं जा सकता हूं भैया, आसानी से मैं निकल सकता हूं भाई, और यहां से क्या कर सकता हूं, गेट से इधर से मैं बाहर हो सकता हूं। स्टैंडर्ड मिनिमम से पैसेज का कॉरिडोर की विड्थ होनी चाहिए 900 से 1200 मिलीमीटर। डोर का क्लियरेंस होना चाहिए 800 से 900 क्लियर विड्थ होनी चाहिए। रूल ऑफ थंब क्या होता है? सर्कुलेशन टिपिकली कंज्यूम 25% टू 33% ऑफ योर प्लान टोटल स्क्वायर फुटेज, मतलब जितना स्क्वायर फुट आपका जो एरिया बनेगा एक प्लान का, उसका 25 से लेकर के 33% तक आपका क्या होना चाहिए, वो कंज्यूम करता है सर्कुलेशन के लिए, और वो करना भी चाहिए। मैंने ऐसा एक घर बना दिया कि भाई फर्नीचर ही फर्नीचर है, बड़े बड़े फर्नीचर टिपा दिए वहां पे, और क्या किया भैया कि वहां पे कोई सर्कुलेशन नहीं है भाई, अगर मैं बेड से उतर रहा हूं तो मैं सीधा दीवार से टकरा जा रहा हूं, ऐसा भी हमें नहीं करना है। समझ में आया? अगर समझ में आया है तो मुझे एक कमेंट करके बता दो कि जी सर मुझे समझ में आया, या हाँ भैया मुझे समझ में आ गया। ठीक है, सर्कुलेशन का टेस्ट करते हैं कि देखो पुअरली प्लान्ड लेआउट क्या कहेगा। पुअरली प्लान्ड लेआउट मेरा ये कहेगा कि देखो मैं यहाँ से आया, मुझे सोफे पे जाना है तो यहीं पे जाऊंगा, मैं सोफे से फिर यहाँ से निकल कर कहीं और जा सकता हूँ। ब्लॉक पार्ट्स अवेक डिटोरियस क्रैम्ड पिंच पॉइंट इग्नोर डोर स्विंग। देखो डोर स्विंग को भी इग्नोर कर दिया कि भैया डोर खुलेगा, और सीधे मुझे क्या दिख रहा है कि मेरी कुर्सी टकराने के चांसेस हैं, कुर्सी मैंने ऐसे उल्टी सीधी जगह पे मैं ऐसा रख सकता हूं। तो अब अगर मैंने क्या किया कि मैंने डोर खोला और मैंने सोफे की ओरिएंटेशन या तो इस डायरेक्शन में रख दी या तो इस डायरेक्शन में रख दी, कोई से भी डायरेक्शन में रख सकते हो। यहाँ टीवी है तो यहाँ पे ही होना चाहिए, बट थोड़ा सा जल्दीबाजी में गलतियां हो जाती है। तो मैं यहाँ से जाऊंगा, 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 और दूसरे एरिया में यहाँ से निकल जाऊंगा और वापस भी ऐसे जाऊंगा उसी फ्लो में। तो एक वेल प्लान लेआउट में सर्कुलेशन का टेस्ट ऐसे होता है। भैया दरवाजा खोल के सीधे वार्डरोब पे लग रहा है, सर्कुलेशन है क्या? वार्डरोब खराब हो सकती है ना, आप जा रहे हो वार्डरोब की तरफ, आपको जाना है दरवाजा खोलने के बाद, जा पा रहे हो? नहीं जा पाओगे। वैसे ही क्या है, यहाँ पे डाइनिंग टेबल है, डाइनिंग टेबल की कुर्सी मैं इतनी भी दूर रख सकता हूँ, भाई मैं तो खाना खाऊंगा, मेरे को तो मेरा कंफर्ट चाहिए, मैं कुर्सी पीछे करूंगा, तो दरवाजे से नहीं टकराना चाहिए। फंक्शनल जोनिंग क्या कहती है? एब्स्ट्रैक्ट बबल डायग्राम से समझते हैं मेरे भाई। स्टेप 1 क्या होता है कि पहले आप बबल डायग्राम बनाएं, लिविंग रूम से डाइनिंग और डाइनिंग से किचन, मान लो कि ऐसा बनाना है मुझे, लिविंग रूम, डाइनिंग और किचन,
तो कन्वीनियंस मेरी क्या है कि मैं लिविंग रूम से डायरेक्ट डाइनिंग एरिया में पहुंच जाऊं, कन्वीनियंस तो यही कहती है। और इसका एडजेसेंट है कि किचन से भी मैं डायरेक्ट डाइनिंग एरिया में पहुंच जाऊं। क्यों? क्योंकि मुझे खाना सर्व करना है, मुझे प्लेट वापस से डाइनिंग टेबल से जो भी कटलरी का सामान है, जो भी यूटेंसिल्स हैं, उसको मैं उठा करके क्या रखना है, वापस किचन में जाकर के बर्तन धुलने को रखना है। तो क्या है कि ये कन्वीनियंस है, और इमीडिएट एक्शन के लिए मुझे किचन और डाइनिंग को पास में देना चाहिए। फिर क्या हुआ, ग्रुपिंग द स्पेस बाय यूज पब्लिक प्राइवेट सर्विस बिफोर ड्राइंग अ सिंगल वॉल। ठीक है, एक भी वॉल ड्राइंग करने के पहले आपको ये सब करना चाहिए। एक्टिविटी बेस्ड डिजाइन डिकेट्स एजेंसी। एग्जाम्पल, किचन स्ट्रिक्टली एडजेसेंट टू डाइनिंग। किचन डाइनिंग के एडजेसेंट या आजू बाजू में होना चाहिए। हमने क्या कर दिया स्टेप 1 में, स्टेप 2 में आप आर्किटेक्चर प्लान हम बना सकते हैं। लिविंग एरिया हो गया, यहीं से मैं डाइनिंग पे एक्सेस कर सकता हूँ। यहाँ से अगर मेरे मेहमान कोई खाना खाने के लिए आ रहा है, वो भैया मेरे डोर से इंटर करेगा, यहाँ पे आएगा, थोड़ी देर बातचीत करेंगे, गप्पे लड़ाएंगे, बात करेंगे, टीवी देखेंगे, खाना तैयार होगा, खाना तैयार होगा तो यहाँ पे आके बैठ जाएंगे और खाना खा लेंगे, और यहीं से यहीं क्या करेंगे, वापस से लिविंग एरिया में आ सकते हैं या तो फिर बाहर भी जा सकते हैं। सीधी बात है, ये एक फंक्शनल जोनिंग का क्राइटेरिया हो गया। प्लानिंग प्रोसेस को समझो, एनालाइज द प्रोग्राम क्राइटेरिया क्वालिफाइंग स्क्वायर फुटेज। सबको एनालाइज करेंगे पहले, फिर सिंथेसाइज करेंगे, मतलब बबल डायग्राम वाला मैप बनाएंगे, उसके बाद उसको रिजॉल्व करेंगे कि भैया कैसे होना चाहिए। तो देखो ये फंक्शनलिटी है, यहाँ से अंदर जाऊंगा, इधर के एक्सेस, इधर का एक्सेस, फिर इधर से एक्सेस, इधर, इधर से एक्सेस, बिल्कुल परफेक्टली क्या होगा, रिजॉल्व हो जाएगी चीजें। तो ये प्लानिंग प्रोसेस है भाई, ठीक है। ऐसे प्लान करोगे 100% आपका जो क्लाइंट है सेटिस्फैक्टरी रहेगा। कॉमन स्पेस प्लानिंग पिटफॉल्स, कॉमन फेलियर्स क्या हैं? ओवर क्राउडेड, आप ओवर क्राउडेड कर देते हो, फोर्सिंग मासिव फर्नीचर कंस्ट्रेंट इनटू अ कंस्ट्रेंट फुटप्रिंट, मतलब छोटी सी जगह में बड़ा फर्नीचर रख दिया भैया, वो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। इग्नोरिंग द ग्रिड, आपने ग्रिड को इग्नोर करके कैसे भी ऊपर नीचे उटपटांग तरीके से अलग अलग एंगल्स में आपने उसको क्या कर दिया, डिवाइड करके से बना के सोफा प्लेस कर दिया। अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। वॉल हंगर, पुशिंग ऑल द फर्नीचर फ्लैट अगेंस्ट द वॉल क्रिएटिंग अ डेड कार्निवोरस सेंटर। एक डेड कार्निवोरस सेंटर यहाँ पर बनके तैयार होगा। कार्निवोरस बोलता हूँ, कर्वेनस, क्या बोलेंगे इसको? कर्वनस सेंटर, एक डेड कर्वनस सेंटर आपका बनके दिखेगा। देखो ये कोना आपका खाली, ये कोना खाली, ये से चारों कोने आपके खाली खाली, तो एक डेड कर्वनस सेंटर आपको यहाँ पर क्रिएट होगा। वो भी क्या अच्छी बात है? क्या वो भी अच्छी बात नहीं है? ऑब्स्ट्रक्शन जोन, मतलब कि एक जोन को पूरा ऑब्स्ट्रक्ट ही कर दिया कि भाई यहाँ पे मैं जा ही नहीं सकता हूँ। हाई ट्रैफिक होगा, डोरवे क्लियरेंस नहीं है, यहाँ से अगर 2-3 लोग होंगे तो यहाँ से निकल नहीं पाएंगे, डोरवे के लिए क्लियरेंस जरूरी है। तो ये सब क्या है, कॉमन पिटफॉल्स हो सकते हैं प्लानिंग में, ये आपको नहीं करना है। बिफोर आफ्टर सिंथेसिस इन एक्शन में बता देते हैं, है ना। तो अगर अच्छे से अप्लाई करोगे, बेस लाइन डायमेंशन को फॉलो करोगे, सर्कुलर को ऑप्टिमाइज करोगे, तो क्या होगा कि ऐसे से देखो क्लियरेंस चाहिए यहाँ पर, चोक दे सर्कुलेशन यहाँ पे। अब यहाँ देखो स्पेस है भाई, किचन अंदर क्यों देना, अंदर तो बेडरूम देंगे ना भैया, किचन यहीं पे दे दो, डाइनिंग एरिया यहाँ दे दो। बेडरूम यहाँ दे सकते हो, मतलब एक समझाने के लिए तौर पे आपको बता रहे हैं, परफेक्ट प्लानिंग ये नहीं है। मास्टर द बेसिक, देखो एंथ्रोपोमेट्री एंड प्रोक्सिमिक्स हमने समझा बॉडी का, एंथ्रोपोमेट्री और प्रोक्सिमिक्स समझो बॉडी का।
उसके बाद स्टैंडर्ड डायमेंशन आपको सबके पता होने चाहिए। सर्कुलेशन एंड फ्लो आपने अच्छे से रखा, तो जोनिंग और फंक्शनल लेआउट आपका बनके तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट कोर्स नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एडवांस स्पेस प्लानिंग, यानी हम समझेंगे जोनिंग के बारे में। तो अभी हमने क्या समझा, मैं 1 मिनट आपका लेके या 2 मिनट तक लेके आपका पूरा वापस से रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहले हमने क्या समझा कि भैया कहीं कहीं भी फर्नीचर नहीं होने चाहिए, सिस्टमेटिक ऑर्डर में जमे हुए होने चाहिए, ताकि क्या होगा, इससे बैलेंस क्रिएट होगा, ह्यूमन अच्छे से फंक्शनल कर पाएगा, एफिशिएंट यूज होगा स्पेस का, साइकोलॉजिकल कंफर्ट मिलेगा और सीमलेस मूवमेंट मिलेगा। फिर हमने समझा एंथ्रोपोमेट्री। एंथ्रोपोमेट्री मतलब कि ह्यूमन की फिजिक्स को क्या करना, स्टडी करना, उसको मेजर करना कि भाई कितना मोटा हो सकता है इंसान, कितना पतला हो सकता है इंसान, क्या हो सकता है, हाइट कितनी होगी और कितना स्पेस को निकलने के लिए लगेगा, ये सब चीजें आई लेवल कहाँ पे होगा। प्रोक्सिमिक्स मतलब समीपीकरण, या आपका कि हर चीज आपकी आसपास होनी चाहिए, मतलब कि यहाँ पे हमने समझा। उसके बाद हमने ह्यूमन बॉडी को समझा कि कैसे वर्क कर सकता है फर्नीचर के साथ, बेसलाइन डायमेंशन समझा, लिविंग एरिया का समझा, फिर बेडरूम, देन सर्कुलेशन। फिर यहाँ पे हमने समझा कि देखो कि ये जो है सोफे से मेरा पास में क्या है, एक्सेस होना चाहिए किसका, डाइनिंग टेबल का, लिविंग रूम के पास में डाइनिंग टेबल का एक्सेस होना चाहिए। फिर हमने फंक्शनल जोनिंग समझा कि स्टेप 1 स्टेप 2 में डिजाइन करेंगे, पहले एब्स्ट्रैक्ट बबल डायग्राम को स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद आर्किटेक्चर प्लान पर जाएंगे। प्लानिंग की प्रोसेस समझी, कॉमन स्पेस का जो पिटफेल है उसको देखा, बिफोर आफ्टर सिंथेसिस इन एक्शन देखा कि भाई सिंथेसिस को एक्शन में लाएंगे तो बिफोर कैसा था, आफ्टर कैसा हो सकता है। मास्टर द बेसिक्स हमने देखा कि पहले भाई बॉडी के एंथ्रोपोमेट्री और प्रोक्सिमिक्स की स्टडी करी, फिर ऑब्जेक्ट के डायमेंशन की स्टडी करी, फिर स्पेस का देखा, फिर एक अच्छा सा जोनिंग और फंक्शनल लेआउट बनके तैयार हुआ। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारी सीरीज को फॉलो करो भैया, देखो हमारी सीरीज को, एक एक वीडियोस देखो। इंटीरियर डिजाइनिंग में ये बेसिक से एडवांस तक के कोई आपको कॉलेज में ये सब चीजें नहीं सिखाएगा। अगर आप एक सिविल इंजीनियर हो, आप आर्किटेक्ट हो, या आप बनना चाहते हो इंटीरियर डिजाइनर, ये सीरीज आप फॉलो कर सकते हो, हमारी सीरीज को फॉलो करो। चैनल हमारा का नाम है स्टडी जोन एकेडमी, और इसकी जो लिंक आपको मिल जाएगी, वो पूरी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।